स्वागत हो स्वागत के सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया दावा कि अमित शाह आकर देंगे जवाब और नया बिल पेश करेंगे। फिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ दोस्तों, राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दोस्तों की पूरी तरीके से हालात बदल गए और संसद के कामकाज के सूचीबद्ध में अमित शाह का नाम होने के बावजूद शाह का कुछ अता पता नहीं लगा। दोस्तों बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट और चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने अमित शाह को कायर बोलकर संबोधित किया है। दोस्तों इसी के साथ में झारखंड के मामले को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के बचाव में कूदी है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे बीजेपी पर क्या गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह अपने आप को बनाना तो सरदार पटेल चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में अमित शाह सरदार पटेल के पैर के नाखून के पास की मौजूद धूल के बराबर तक नहीं है और अमित शाह लोह पुरुष नहीं कागज पुरुष है और अमित शाह के दिल में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को लेकर दहशत बैठा हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 13 तारीख को यानी कल संसद की कार्रवाई खत्म हो जाएगी दोस्तों, यानी मानसून का सत्र खत्म हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि मानसून सत्र के अंतिम दिन यानी कल जो अंतिम दिन है दोस्तों, उससे पहले बीजेपी की सरकार एफईआरए कानून जिसे पास कराने को लेकर दावा किया जाता है कि अमित शाह संसद भवन के अंदर आएंगे और एफईआरए बिल को पेश करेंगे और साथ ही साथ इन सवालों का जवाब भी देंगे कि क्या छात्रों के ऊपर जो हमला कराया गया वो अमित शाह के कहने पर कराया गया। बीजेपी के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अमित शाह आएंगे और 11 तारीख को जवाब देंगे, यानी बीते दिन अमित शाह के जवाब देने को माहौल बनाया गया दोस्तों। जेपी नड्डा भी विपक्ष को बोल रहे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग आप लोग भागना मत, जब अमित शाह जवाब देंगे। लोगों को लगा कि शायद सीरियस होकर ये बोल रहे हैं कि अमित शाह 11 तारीख को जवाब देने के लिए आएंगे। दोस्तों संसद में इंडिया गठबंधन की पार्टी के सारे नेता मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि देश के गृह मंत्री आकर संबोधित करेंगे और जवाब देंगे। हो सकता है कि कुछ डराने वाली बात बोले दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोग अमित शाह विपक्ष को क्या डराएंगे दोस्तों, खुद इतने ज्यादा डर गए कि दूर दूर तक संसद भवन के आसपास भी भटक नहीं रहे थे और इंडिया गठबंधन के लोग तख्ती लेकर खड़े थे कि अमित शाह अगर संसद की तरफ यहां से गुजरेंगे जाएंगे तो तख्तियों पर लिखा हुआ था कि अमित शाह जवाब दो, अमित शाह इस्तीफा दो। और संसद के अंदर भी अगर कार्रवाई शुरू होती तो इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी कर ली थी दोस्तों, यानी डरने नहीं बल्कि डराने का। और यही बड़ा कारण है कि अमित शाह को बाद में इंडिया गठबंधन की एकजुटता से डर लगने लगा दोस्तों। और एक दिन पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के लोग भी अमित शाह के खिलाफ बैनर लेकर खड़े थे दोस्तों। इंडिया गठबंधन की एक एक पार्टी एकजुटता दिखा रही थी, जिस कारण से अमित शाह को डर लगा। और एक और जो बड़ा कारण था दोस्तों वो ये कि राहुल गांधी ने एंड मौके पर पूरा का पूरा गेम प्लान बदल डाला। हुआ ये दोस्तों कि एक दिन पहले यानी 11 तारीख को बीते दिन अमित शाह को भाषण देना था, बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे, लेकिन 10 तारीख की रात को राहुल गांधी के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है और बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया जाता है दोस्तों। यानी झारखंड के अंदर झारखंड की पुलिस के द्वारा छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज को लेकर बीजेपी को लग रहा था कि अमित शाह संसद में बयान देने के लिए आएंगे तो राहुल गांधी को झारखंड के मामले में पकड़ लिया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि आपके शासनकाल के दौरान भी तो छात्रों पर हमले हो रहे हैं, तो इस पर आप जवाब दीजिए और राहुल गांधी फंस जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने 10 तारीख की रात में सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार छात्रों को है और अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन के अंदर विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सारी बातों से एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना प्लान एक दिन पहले ही तैयार कर लिया और क्योंकि राहुल गांधी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार द्वारा छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज की आलोचना कर दी दोस्तों, तो राहुल गांधी झारखंड की बर्बरता के साथ खड़े नहीं हुए और ये बात अमित शाह को पता चल गई। तो बीजेपी के लोग डर गए और सोचने लगे कि अब झारखंड का मुद्दा उठाएंगे तो सामने से राहुल गांधी बोल देंगे कि हम तो झारखंड में छात्रों पर किए गए हमले का विरोध करते हैं, तो क्या जवाब देंगे, ये तो मुंह बनाने वाली बात हो जाएगी। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अगले दिन यानी 11 तारीख को बीते दिन अमित शाह को आना था और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा के अंदर नजर नहीं आए, जबकि उनका नाम सदन के कामकाज के लिए सूचीबद्ध किया गया था, यानी अमित शाह को आना था। एक दिन पहले यह जानकारी दी गई थी। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि दूसरों को डराते धमकाते रहते हैं, वे खुद कायर है, यानी अमित शाह एक कायर व्यक्ति है। जयराम रमेश ने अमित शाह को खुले तौर पर कायर बोलते हुए कहा कि पिछले 17 दिनों से अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा से गायब है। सच तो यह है कि अभूतपूर्ण है ये पूरा मामला। ऐसे में स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या वे ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 व्यक्ति के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, यानी मोदी शाह के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। अब ये सवाल तो उठेंगे दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने भी निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा दोस्तों। पवन खेड़ा ने भी बोल दिया कि खुद को लोह पुरुष कहलाते हैं, आज सदन के अंदर सामना नहीं कर पाए, डर गए, क्या खाक लोह पुरुष हैं और लोह पुरुष सरदार पटेल थे, वे कांग्रेस पार्टी से थे। इनसे कह दिए कि सरदार पटेल से अपनी तुलना करना बंद करे। यानी अमित शाह ने अपने रूम के अंदर जो पीछे सरदार पटेल की मूर्ति बना ली है ताकि जनता के बीच मैसेज जाए कि अमित शाह ही सरदार पटेल है, तो उनको सरदार पटेल का अपमान करना बंद करना चाहिए और सरदार पटेल से अपनी तुलना बंद करनी चाहिए। पवन खेड़ा का यह कहना एकदम जायज है दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। वहीं पर
पर झारखंड के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी के साथ में खड़ी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन को जानबूझकर हिंसात्मक बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने छात्रों से एक दिन भी बातचीत नहीं की दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी झारखंड इकाई की सरकार के द्वारा एक दो नहीं दोस्तों 10 से ज्यादा बैठकें की गई, अलग अलग दौर की बैठकें चल रही है और बातचीत की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हिंसात्मक रवैया अपनाया गया। दोस्तों बीजेपी के ज्यादातर एबीवीपी के लोग शामिल हो रहे हैं इस हिंसा में और केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ओछी राजनीति का एक नमूना दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ट्रक भर भर कर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों को झारखंड लाया जा रहा है और अहिंसक आंदोलन को हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इन्हें लगता है कि झारखंड के अंदर आंदोलन में फर्जी भीड़ को भेजकर यह दिखा दिया जाएगा कि जन आक्रोश चल रहा है। मोदी जी भारत की जनता को मूर्ख समझना बंद करिए। और पिछले महीने तो हुआ ये एक ट्रेलर था और युवाओं और छात्रों को अच्छी तरीके से पता है कि उनके भविष्य को आपके और आपकी सरकार की विफल नीति ने ही नष्ट किया है। इसलिए झारखंड के नौजवान की आड़ में उल्लू सीधा करना बंद करो। इस देश में आपकी इन साजिशों का कोई जगह नहीं है। यानी पहले बीजेपी के लोग बच जाते थे क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। दोस्तों आप सबको पता चल रहा है कि ट्रक में भर भर कर बंगाल से लोगों को ला लाकर झारखंड में विरोध प्रदर्शन कराने की पूरी कोशिश चल रही है। दोस्तों जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के लोग इतनी ज्यादा चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं दोस्तों कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे इंडिया गठबंधन को घेरा जाए। यानी सोचिए कि राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता है दोस्तों। देश का जो विपक्ष का नेता होता है वो एक मंत्री के पोस्ट पर होता जरूर है, लेकिन उसके पास सरकार की पावर नहीं होती। इसके बावजूद बीजेपी के सांसद मंगल मिलन कार्यक्रम करने के बाद संसद भवन में एकजुट हो जाते हैं और संसद भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए निकलते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी इस्तीफा दो, राहुल गांधी जवाब दो। यानी सोचिए दोस्तों कि नेता विपक्ष से जवाब मांगा जा रहा है। यानी कितनी हास्यास्पद बात है कि एक व्यक्ति जो नेता विपक्ष के पोस्ट पर है, जिसका इस पूरे मामले से ना 3 में कोई लेना देना है ना 13 में कोई लेना देना है, लेकिन इस्तीफा नेता विपक्ष का मांगा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा राहुल गांधी की बात कही जा रही है। तो इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कई सारी बातें कही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मकर द्वार पर विरोध करने के लिए पहुंचे तो वहां पर इंडिया गठबंधन के लोग पहले से ही मौजूद थे, जिसके बाद प्रशासन के लोगों को बीच में आकर दखल देना पड़ा और मामले को शांत करवाना पड़ा। एक तरीके से बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया जा सकता है, लेकिन प्रदर्शन तो सत्ताधारी दल के खिलाफ किया जा सकता है जिसके पास पूरी की पूरी पावर है। लेकिन जब सत्ताधारी दल के लोग विपक्ष के खिलाफ आंदोलन करने लगेंगे, विरोध करने लगेंगे, तो ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता अपने आप को हर टाइम विक्टिम दिखाने वाली जो है, यानी अपने आप को प्रताड़ित दिखाने वाली जो है वो खुलकर सामने आती है। दोस्तों इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग हमेशा पीड़ित वाले मोड में ही रहते हैं। यानी देश के अंदर 21 बच्चों की जान चली जाती है नीट पेपर लीक मामले को लेकर और एक बीजेपी के नेता के मन पर आंखों में शर्मिंदगी देखने को नहीं मिलती दोस्तों। और ये लोग उल्टा राहुल गांधी से इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश के अंदर सरकार चला रहे हैं, लाखों करोड़ का बजट लेकर बैठे हुए हैं और जनता के हित की बात नहीं कर पा रहे। और जब जनता सवाल उठा रही है तो विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये प्रताड़ना की जो भावना, ये जो पीड़ित मानसिकता है, इस मानसिकता से देश का विकास कभी नहीं हो सकता। अगर आप भी मानते हैं कि ये पीड़ित मानसिकता के कारण ही भाजपा वालों ने देश का बंटाधार कर रखा है दोस्तों, ना ये जिम्मेदारी लेते हैं और ना ही उस जिम्मेदारी के प्रति अपना सकारात्मक रवैया दिखाते हैं, तो ये साफ तौर पर एक नेगेटिव अप्रोच है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी विधायकों पर हेमंत सोरेन की हत्या करने की गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं था बल्कि मुख्यमंत्री को मारने की एक कथित बड़ी कोशिश की गई थी और जिस तरीके से ये पूरा एक ड्रामा रचा गया, कहीं ना कहीं यह गंभीर मामला सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर उनको मारने की एक बड़ी साजिश रची गई थी और मंत्री ने दावा किया कि जिस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी के विधायक धरना दे रहे थे, उसी समय मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने विधानसभा के स्पीकर से बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को परजीवी बताया और विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दिन से जो प्रकरण चल रहा है उसे देखकर हमें लगता है कि अब विपक्ष के पास कुछ और मुद्दा नहीं बचा, लेकिन कभी कभी वे लोग अलग अलग तरीके से यानी अलग अलग तरीके की आड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और अलग अलग स्रोतों के सहारे खुद को जीवित करने की कोशिश करते हैं। यानी परजीवी है बीजेपी वाले। कहने का मतलब यह है कि दूसरे के आंदोलन का सहारा लेकर ये अपने आप को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसे चलने नहीं देंगे। और बात एकदम सही है दोस्तों, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है और सेंधमारी ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के एबीवीपी के लोग कर रहे हैं, जो साफ तौर पर इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक क्रूरता की ओर लेकर चले गए हैं। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट मिलने के कुछ दिन के बाद कांग्रेस पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों, सोनिया गांधी ने मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने आर्टिकल में मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना की। दोस्तों, सोनिया गांधी ने लिखा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उलट था। इतिहास मनमोहन सिंह को शांत, सरल और प्रभावशाली प्रधानमंत्री के तौर पर सम्मान से याद करेगा। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के खिलाफ लॉबी कैंपेन सुनियोजित संगठित तरीके से था। इसमें अफसरशाही से लेकर मीडिया, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी, निश्चित तौर पर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये जो कैंपेन अपने तय अंत यानी शून्य तक पहुंचा था। डॉक्टर सिंह हर मामले में बेदाग साबित हुए हैं। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर जितने भी आरोप मढ़े गए थे दोस्तों, चाहे कोल का घोटाला हो, 2G का घोटाला हो, स्पेक्ट्रम के घोटाले हो या फिर किसी भी तरीके का कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, यानी जितने भी आरोप देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह पर लगाए गए, उन सारे आरोपों से सरदार साहब बरी होकर आए दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, वरना सरदार सिंह को आज बहुत सम्मान मिलता दोस्तों। लेकिन उनको याद करके केवल एक ही चीज समझा जा सकता है कि बीजेपी आरएसएस वाले जो पूरा एक तंत्र इकोसिस्टम बनाकर सरदार मनमोहन सिंह को बदनाम कर रहे थे दोस्तों। यानी ये द्वयम राजनीति की एक तरीके से पराकाष्ठा थी और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी आलोचना कम होगी। और सोनिया गांधी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर टिप्पणी करते हुए मैसेज क्लियर कट भेज रही है दोस्तों। मनमोहन सिंह सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री में से एक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ साथ जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद अब झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है। युवाओं की ओर से पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी तक इस मसले को जोर शोर से उठाया जा रहा है दोस्तों। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी समेत कई मसलों पर मंथन करके फैसला लिया है। 12 और 13 अगस्त को रचनात्मक कांग्रेस का अधिवेशन होगा। इसमें प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और सामाजिक बेरोजगारी, पर्यावरण को लेकर चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा और पलायन के मसले को लेकर भी बातचीत होगी। पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने रचनात्मक कांग्रेस के बारे में जानकारी देते बताया कि आयोजन में 400 से 600 लोग मौजूद रहेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे के इर्द गिर्द किस तरीके से रचनात्मक हुआ जा सकता है, यानी क्रिएटिव तरीके से कैसे आम जनता के बीच में मैसेज पहुंचाया जा सकता है, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। सबको पता है कि कौन से बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को आम जनता का ज्यादा समर्थन मिलता है जिन मुद्दों को क्रिएटिव तरीके से यानी रचनात्मक तरीके से उठाया जाता है। और कांग्रेस पार्टी का भी पूरा ध्यान इसी बात पर है दोस्तों। और इस पूरी बैठक का बेरोजगारी एक और एजेंडा रहेगा जिसके इर्द गिर्द पूरी रचनात्मक कांग्रेस काम करेगी। देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है दोस्तों, किस तरीके से इन मुद्दों को जोर शोर से आगे बढ़ाया जाएगा और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा जनता का समर्थन भी मिले, क्योंकि अब नई तरीके की आबादी, नए तरीके की जनरेशन है दोस्तों जो नए तरीके से मामले को देखना चाहते हैं। ऐसे में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है दिल्ली से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि लोकसभा के सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बिना किसी देरी के एक अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी यानी PSO उपलब्ध कराए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक आवेदन देकर देशव्यापी Y+ सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी दोस्तों। उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट पेपर, प्रश्न पत्र लीक और अयोध्या के राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर संसद में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने के मद्देनजर ये मांग की थी दोस्तों। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील दलील दी कि यादव को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। वहीं पर न्यायमूर्ति मनोज जैन ने सांसद के राष्ट्रीय राजधानी स्थित सरकारी आवास पर हुई एक अप्रिय घटना का संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की दोस्तों, यह एक अहम विषय है, वह सांसद है। न्यायाधीश ने कहा कि इस बीच भले ही यह अस्थायी तौर पर हो, आप सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। यानी पप्पू यादव एक सांसद है दोस्तों, और उनके सांसद वाले घर पर जाकर इस तरीके से जो बवाल किया गया, यानी जिस बवाल को लेकर भाजपा के समर्थक कह रहे थे कि पप्पू यादव को सही सबक सिखाया गया, उन्होंने धर्म का अपमान किया है। लेकिन जब ये बात बीजेपी के नेता पर गुजरेगी दोस्तों और उनके यहाँ कोई घुसकर बोल देगा और बवाल खड़ा कर देगा, यहाँ तक कि हाथापाई करने की कोशिश करेगा, तो क्या बीजेपी वाले ये बोलेंगे कि सही किया है? कुल मिलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी आपको एक वीडियो याद होगा जिसमें हनुमान जी को अपनी गाड़ी के आगे वो नचवा रहे हैं दोस्तों। तो क्या किसी ने जाकर बीजेपी के नेता के साथ वैसा दुर्व्यवहार किया? बिल्कुल नहीं किया। तो फिर पप्पू यादव के ऊपर किए गए हमले और दुर्व्यवहार को लेकर ये जो कुछ भाजपा के समर्थक है जो सोशल मीडिया पर गुणगान गाते हैं उन लोगों का दोस्तों जिसने हमला करने की कोशिश की थी, उन लोगों को थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर किसी एक तरीके की हिंसा का वो समर्थन करेंगे तो फिर वो लौटकर उनकी तरफ आएगा, तो फिर उन्हें इस बात पर चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं होगा कि लोकतंत्र खतरे में है और देश के अंदर अराजकता बढ़ गई है, क्योंकि हमेशा समर्थन उस बात का करना चाहिए जिसको खुद स्वीकार कर सकते हैं। वरना इस पूरे मामले पर जो बीजेपी के लोगों का रवैया था दोस्तों वो काफी ज्यादा नकारात्मक था। हालांकि कोर्ट की ओर से सुरक्षा बढ़ाने के लिए बोला गया है और अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव को भी पूर्णिया की जनता ने जिताकर भेजा है, बेशक वो विपक्ष के नेता है लेकिन उनके क्षेत्र के लोगों के लिए वो सांसद है और देश के अंदर सांसद की गरिमा प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होती है। बीजेपी वालों को कानून व्यवस्था मजबूत करने या फिर सुरक्षा देते वक्त इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन कौन सी पार्टी का है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक सांसद के ऊपर हमला या किसी भी तरीके के आसपास उसके कोई अराजकता ना हो। साथ साथ
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम में मंगलवार को कुछ लोगों ने चोर चोर के नारे लगा दिए। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी को हर जगह पर प्रताड़ना देने की कोशिश की जा रही है। कभी उनकी गाड़ी के ऊपर लाठी डंडे बरसाने की कोशिश की जाती है, पत्थरबाजी हो जाता है, कभी उनके गाड़ी के सामने आकर नारेबाजी की जाती है। जब वो गाड़ी से उतरती है तो चोर चोर के नारे भी लगवाए जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये लग नहीं रहे बल्कि लगवाए जा रहे हैं। और जिस तरीके की राजनीति बंगाल में होती है उसी तरीके की राजनीति को ये लोग पूरी तरीके से भाजपा वाले स्वीकार कर चुके हैं। कभी बीजेपी के अच्छे खासे यानी कई दर्जन और कई सैकड़ों कार्यकर्ता इस बात को लेकर फंसते हैं कि आम जनता से ये वसूली कर रहे हैं, कट मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के अंदर एक कार्यक्रम बीजेपी के सांसद नागेंद्र राय की नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में रखा था। नारे लगाने से कार्यक्रम कुछ देर तक के लिए रुक गया दोस्तों और प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी ममता बनर्जी। तो ऐसे में राजनीति को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है ममता बनर्जी। लेकिन बीजेपी के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आखिर ममता बनर्जी इतने आसान तरीके से राजनीति कैसे करेंगी। वो भी कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तरह तरह से मामले को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हटाए गए नामों से जुड़े मामले की जानकारी मांगी है। दोस्तों कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले की डिटेल्स देने को कहा है। ये अपीलीय ट्रिब्यूनल उन लोगों की अर्जियों पर सुनवाई करते हैं दोस्तों जिसमें नाम बंगाल एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। कोर्ट ने ट्राइब्यूनल की संख्या, काम के घंटे और मामले के निपटारे की रफ्तार जैसे मुद्दों की जाँच करने पर सहमति जताई दोस्तों। और याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रिब्यूनल लोगों की अपील पर तेजी से फैसला नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में मामले के निपटारे के लिए कोर्ट टाइम लाइन तय नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अपील पर ट्रिब्यूनल के फैसले इस रफ्तार से आएंगे तो अगले इलेक्शन में क्या होगा, ये सवाल पूछा है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। जस्टिस सूर्यकांत इस बात को एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं और बात एकदम सही है। पश्चिम बंगाल के अंदर आनंद फानन में चुनाव से पहले एसआईआर करवाया गया, लाखों लोगों के नाम काटे गए और बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि समय से पहले हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सोचिए कि चुनाव हो चुके हैं बंगाल के अंदर, भाजपा के लोग सरकार में आ चुके हैं और अभी एसआईआर पूरा नहीं हुआ, यानी जिन लोगों के नाम काटे गए थे उनको रिव्यू नहीं कर पाए। तो इसे पता चलता है कि बंगाल के अंदर किस व्यापक स्तर पर एक कांड किया गया है दोस्तों। वरना इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो सवाल ममता बनर्जी खड़ा कर रही है वो एकदम जेन्युइन सवाल है और इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए देश के सुप्रीम कोर्ट को। और उनको यहां तक ही बोलना चाहिए कि अगर कुछ महीने देकर कि इतने टाइम में नहीं किया गया एसआईआर तो फिर हम चुनाव को लेकर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। यानी दोस्तों 19 लाख लोगों के नाम काट देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला, बल्कि इससे ज्यादा का आंकड़ा था। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर एनडीए के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध मार्च निकाला दोस्तों। इस दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर संसद के अंदर सांसदों ने मोर्चा खोला, यानी बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सांसदों ने मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी ने अब चर्चा करने से इंकार कर दिया। इस तरीके का बयान देते हुए कहती है कि पहले उन्होंने कहा था कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पर उन्हें चर्चा चाहिए, लेकिन इस बीच वो चर्चा नहीं चाहते हैं। यानी सोचिए दोस्तों कि अमित शाह का जवाब मांगा जा रहा था लेकिन जवाब अमित शाह देने को तैयार नहीं है। लेकिन अब आरोप राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी चर्चा करने को तैयार नहीं है। यानी सोचिए कि विपक्ष के पास इतना बड़ा मुद्दा है कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेर सकता है, शाह को घेर सकता है, लेकिन इसके बावजूद कंगना रनौत का मानना है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। अगर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता और सदन के बाहर आकर विरोध कर रहा है तो बीजेपी वाले सदन की कार्रवाई को बुला ले। 10% से तो ज्यादा सांसद बीजेपी के पास हैं तो वो आराम से संसद की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। विपक्ष बाहर विरोध करता रहेगा, क्योंकि अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो उनको कैमरे पर आकर बोलना चाहिए कि वो अमित शाह के भाषण को नहीं सुनना चाहते। लेकिन ऐसा कोई विपक्ष का व्यक्ति बोल नहीं रहा, केवल कंगना रनौत को ये बातें लगती है दोस्तों। कभी कभार लगता है कि कंगना रनौत वास्तविकता से ज्यादा अपने इमेजिनेशन यानी कल्पनाओं में रहती है। शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि जेपी नड्डा और बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया था कि अमित शाह आकर जवाब देंगे, लेकिन ना अमित शाह का कुछ अता पता है दोस्तों, ना जवाब का कुछ अता पता है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कंगना रनौत जितना बोलती हैं उतना अपने आप को एक्सपोज करती हैं और अब कंगना रनौत को कोई ज्यादा सीरियस लेता तक नहीं है। साथ ही साथ एक ऐसा मामला सामने आता है दोस्तों जिस पर देश की सारी पार्टियों को मिलकर एक सुर में खंडन करना चाहिए। ये अपडेट असम से जुड़ी हुई है, जहां पर असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद पंजाब के खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल यानी वारिस पंजाब दे के सतवंत सिंह को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पहला उम्मीदवार बनाया गया है। सतवंत सिंह केहर सिंह के बेटे हैं। केहर सिंह ने साल 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रची थी दोस्तों। अदालत ने केहर सिंह को दोषी ठहराते हुए 1989 में फांसी की सजा दी थी। अब सतवंत सिंह कौन है? 61 साल के सतवंत सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मुस्तफाबाद गाँव के निवासी है। वो बैंक से सेवानिवृत्त है और रिटायर्ड है, बैंक से अधिकारी थे। साल 2027 में उनका पहला चुनाव होगा। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में फरीदकोट सीट से वो चुनाव लड़ने वाले सरबजीत सिंह खालसा के लिए सतवंत ने प्रचार किया था। अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में दोस्तों देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या से जुड़े मामले को लेकर ये कितना गंभीर मामला है। सोचिए कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जा रहा है जानबूझकर, एक ऐसे व्यक्ति को जो इंदिरा गांधी जी के हत्या से जुड़े मामले के व्यक्ति से जुड़ा हुआ परिवार है दोस्तों, यानी जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि देश के अंदर एक बार फिर से लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि सवाल सबसे बड़ा तो बीजेपी पर उठता है कि असम के डिब्रूगढ़ में इनको बंद रखा
रखा गया है खडूर साहिब के सांसद को, अमृतपाल सिंह को। और ये क्या जानबूझकर खडूर साहिब के सांसद को ये सब करने दिया जा रहा है? देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे के परिवार के लोगों को टिकट देकर दोस्तों, क्योंकि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जा रहा है उसके परिवार का एक व्यक्ति इस पूरे कांड में जुड़ा हुआ था। यही उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो इससे पता चलता है कि जानबूझकर ऐसी हरकतें की जा रही है दोस्तों, और पंजाब को एक नए तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ यूपी बिहार के लोग लखनऊ की कंपनी सीएम हेमंत सोरेन ने परीक्षा में गड़बड़ी हाला को लेकर बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की पूरी जांच कराएंगे। उन्होंने लखनऊ की एक कंपनी पर परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है। बीजेपी पर छात्रों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है दोस्तों। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ लोगों ने मिलकर झारखंड में परीक्षा में गड़बड़ी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच को लेकर हम सरकार की मंशा एकदम साफ करना चाहते हैं। बीजेपी चाहे इतना हल्ला मचा ले, सरकार अपना काम करेगी और हम लोग न्याय सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रण है। और उन्होंने झारखंड के लोगों से मजबूती के साथ डटकर मुकाबला करने के लिए, यानी बीजेपी की अराजकता का मुकाबला करने के लिए बोला है। पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी चर्चा उन्होंने की है दोस्तों। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए।